हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल वी प्लस यू और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। हम लोग जिस यूनिट को बेटा प्रोसीड कर रहे हैं वो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ा है। अब हम क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का जो ब्रिज है आज उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि वो टॉपिक जो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के ड्रॉबैक से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लेके जाता है। तो वो जो टॉपिक है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं बेटा। ज़्यादातर जो हमारे मॉडल ऑफ एटम थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड थे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था वो उसके बारे में आपको बताता हूं थोड़ा सा। दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा जी जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए कोई v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा और एक पोजीशन है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर की, पार्टिकल की मोमेंटम और यू कैन से पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का मानना था। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए बेटा हमारे पास, द नेम इज डी ब्रोगली। क्या नाम था उनका? डी ब्रोगली। यहां से कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए बेटा। इन्होंने क्या कहा कि जो एक मैटर है वो दोनों ही बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है और वेव बिहेवियर भी शो करता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में मैटर को पार्टिकल कंसीडर किया गया था और पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा, मैटर क्या करता है, पार्टिकल और वेव दोनों, और उन्होंने एक इक्वेशन दी बेटा जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और इस लैम्डा को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ मानते हैं। ठीक है, अब यहां से चीजें हमारी बदलनी शुरू हो गई। हुआ क्या, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें कि मैटर का दोनों बिहेवियर हो सकता है, पार्टिकल भी और वेव भी। हमारे पास एक साइंटिस्ट है बेटा हाइजेनबर्ग, जिनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग। उन्होंने एक कैलकुलेशन की और इसके हिसाब से जो रिजल्ट दिए वो क्या है, उन्होंने कहा कि अगर कोई मैटर दोनों बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल और वेव, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज और मोमेंटम में चेंज को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ये उनकी इक्वेशन थी। दैट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। h था प्लैंक्स कांस्टेंट। वो क्या कहना चाह रहे थे कि अगर हम पोजीशन पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से ध्यान देंगे तो जो हमारा मोमेंटम है उसकी वैल्यू में एरर आ जाएगा, और अगर हम मोमेंटम पे ध्यान देंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। इस टॉपिक को आगे जो इलेबोरेट किया वो क्वांटम मैकेनिक्स ने किया। तो हम क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बाद जो आपका टॉपिक लेके आएंगे वो क्वांटम मैकेनिक्स होगा, जिसमें चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होंगी। अभी फिलहाल हम समझते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये था हाइजेनबर्ग का एक तरीके से रिजल्ट और यू कैन से डेरिवेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम, दैट इज फॉर पोजीशन, दैट इज फॉर मोमेंटम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। इस इक्वेशन के थ्रू वो ये बताना चाह रहे थे बेटा कि अगर कोई पार्टिकल वेव करेक्टर भी है जिसके अंदर, यानी कि बिहेव लाइक दिस वन, पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है, अगर आप पूरा ध्यान लगा देंगे उसकी पोजीशन को निकालने पे तो उसका मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आपने ध्यान लगा दिया उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड आउट करने में तो पोजीशन गड़बड़ होगी। तो शुरू में ये माना गया कि ये हो सकता है ये हमारे एरर की वजह से हो। समझ पा रहे, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे हम ये चीज सॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन बाद में पता चला बेटा कि ये एक्चुअल में यूनिवर्स का एक बिहेवियर है जो आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स ने काफी हद तक इस पे ग्रिप अपनी बनाई, लेकिन 100% सेटिस्फाई अभी भी हम लोग नहीं है कि यूनिवर्स ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे बेसिकली कि ये इसके पीछे का रीजन क्या है, कि अगर हम पोजीशन पे ध्यान दें तो मोमेंटम क्यों चेंज हो जाता है, और मोमेंटम पे ध्यान दें तो पोजीशन में एरर क्यों आ जाता है। देखिए समझिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं एक पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूं बेटा।
अब क्योंकि पार्टिकल क्या हो सकता है, मैटर जो भी है वो वेव नेचर भी शो करेगा, तो मान लीजिए ये कोई वेव है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, समथिंग लाइक दिस, ये कोई वेव है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो डिफरेंस है हमारा दैट इज लैम्डा, वेवलेंथ बोल सकते हैं हम इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने जब पार्टिकल का मैटर बिहेवियर या वेव बिहेवियर जस्टिफाई किया, तब से हम लोग इस इक्वेशन को यूज करने लगे कि भाई लैम्डा जो होता है वो ऐसे भी स्टडी हो सकता है। हालांकि इसके भी अपने ड्रॉबैक्स थे, लेकिन बहुत हद तक ये फुल प्रूफ रिजल्ट हमारे पास था। अब देखिए समझना क्या है, एक जो वेव ट्रेवल करती है बेटा जी, कोई भी वेव, अब उसका एक लैम्डा होगा, समझ पा रहे ना। अब वो लैम्डा अगर फिक्स है तो मोमेंटम आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। या हम अपोजिटिवली इसको स्टडी करते हैं, अगर हमें मोमेंटम फिक्स करना है तो लैम्डा का फिक्स होना जरूरी है, यानी कि वो वेव या वो पार्टिकल जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है उसका लैम्डा नहीं बदल सकता। ठीक है, अब लैम्डा क्या आ गया, मान लीजिए यहां से यहां तक आपका लैम्डा आ गया, तो जब हमने मोमेंटम फिक्स किया तो लैम्डा अपने आप फिक्स हो गया, क्योंकि ये कैसी टर्म है, ये तो कांस्टेंट है। तो अब पार्टिकल जो है, जब मोमेंटम कुछ भी हम लेंगे तो वो इतने एरिया में कहीं भी हो सकता है बेटा, क्योंकि ये उसकी एक तरीके से उसके साथ एसोसिएटेड वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब पार्टिकल की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इतना लैम्डा तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें मोमेंटम फिक्स करना है। समझ पा रहे हैं आप। तो यहां से ये प्रॉब्लम आई कि अगर मोमेंटम को फिक्स करेंगे तो पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी और यहां भी। तो हम लोग एक्यूरेटली पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। कब, अगर हमने मोमेंटम को एक्यूरेटली स्टडी किया, या आप कह सकते हैं उसको फिक्स कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो यह है कि अगर हम मोमेंटम पे ध्यान देंगे तो पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब समझिए, अगर हम पोजीशन फिक्स कर दें तो फिर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर हमें पोजीशन फिक्स करनी है बेटा किसी पार्टिकल की जो वेव की नेचर में ट्रेवल कर रहा है, तो हमें एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, छोटी सी वेव लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वो पार्टिकल हो। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी वेव हम लोग मान लीजिए स्टडी करते हैं। अब ऐसी वेव क्यों ली, क्योंकि अब इसकी वेवलेंथ टोटल ये हो गई हमारे पास, यानी कि पार्टिकल अगर मिलेगा तो इसी पोजीशन पे मिलेगा, ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इतने एरिया में अगर एरर भी होगा तो हम मान लेते हैं कि वो नेग्लिजिबल है, यानी कि हम इतने एरिया में ही हमारा पार्टिकल होगा तो हम उसको नियर बाय डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहां होगा या थोड़ा सा इधर उधर होगा। मतलब मोर ओवर मैं ये कहना चाहता हूं कि पोजीशंस को हम काफी हद तक एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पाएंगे इफ अगर हमारी वेव इस तरीके से बिहेव करे, हम उसकी वेवलेंथ बहुत कम ले ले, इस तरीके की हमारी वेव बन जाए। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है बेटा कि ऐसी वेव्स को हम लोकलाइज्ड वेव कहते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा जी, लोकलाइज्ड वेव। अब ये लोकलाइज्ड वेव बनती कैसे है वो समझिए। ये बहुत सारी वेवलेंथ के सुपर इंपोज होने से बनती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक वेव है बेटा, एक दूसरी वेव है, एक तीसरी वेव है हमारे पास, इस तरीके से। ठीक है, तो अब समझिए, जब ये सुपर, और ऐसी बहुत सारी वेव जब सुपर इंपोज होंगी तब हमारी लोकलाइज्ड वेव बनती है। ठीक है, और अगर हमारी वेव लोकलाइज्ड है तो पोजीशन तो हम मान लेते हैं कि एक्यूरेट निकल जाएगी हमारे पास, लेकिन ये देखते हैं कि भैया मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। तो मान लीजिए बेटा जी, ये एक वेव है हमारे पास, इसका लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, अलग अलग लैम्डास है मान लीजिए हमारे पास, और ये जो है ये लैम्डा 3। जब हम इन सबको सुपर इंपोज करेंगे तो हमारे पास एक लोकलाइज्ड वेव बनेगी। तो इस लोकलाइज्ड वेव में पोजीशन तो एक्यूरेटली हो जाएगी बेटा, लेकिन जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो इसके हिसाब से भी आ सकता है, इसके हिसाब से भी आ सकता है, और इसके हिसाब से भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास, हम डी ब्रोगली इक्वेशन को ही ऐसे लिखते हैं, h ओवर लैम्डा। ठीक है, तो अगर लैम्डा 1 है तो ये P1 हो जाएगा, अगर लैम्डा 2 है बेटा जी P2 हो जाएगा, अगर लैम्डा हम 3 वाला निकल आया तो P3 हो जाएगा। यानी कि
जो हमारी मेन वेव है वो सिंगल वेव नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स है, उनके सुपर इंपोज होने से बनी है, तो हमारा लैम्डा अलग अलग होगा। और आपको पता है लैम्डा इज एसोसिएटेड विद मोमेंटम, तो हमारा जो मोमेंटम आएगा ना यहां, वो P1 भी आ सकता है, P2 भी और P3 भी आ सकता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये वो प्रॉब्लम थी जो हमें देखने को मिली। इसी को इंटरप्रेट करके हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि भैया अगर आपने मोमेंटम फिक्स कर दिया तो पोजीशन में डाउट रहेगा, और अगर आपने पोजीशन फिक्स कर दी तो हो सकता है आपका मोमेंटम में डाउट आ जाए। तो उन्होंने कहा था कि दोनों को एक साथ एक्यूरेटली स्टडी करना हमारे लिए अभी तक फिजिबल नहीं है, जिसे आगे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में समझा, जो कि पूरा इरा बदल देती है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो मोटे तौर पे ये हमारे पास होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल आएंगे इस टॉपिक पे, एक बार आप इसे समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं है। हाँ, ये आपको समझना है कि इस प्रिंसिपल के आने के बाद ही क्लासिकल मैकेनिक्स से लोगों का रुझान क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना शुरू हुआ, जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा डेप्थ का टॉपिक है। फर्दर लेक्चर में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक और साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, श्रोडिंगर। ये दो लोग थे बेटा जी जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट को कहीं ना कहीं फेल प्रूफ किया था, और नया जो कंसेप्ट आया था क्वांटम मैकेनिक्स, उसकी बैकबोन साबित हुए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।